हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पिछले 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये हमारा 3rd चैप्टर है जिसका टाइटल है संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले कि प्रस्तावना होती क्या है और प्रस्तावना की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या प्रस्तावना मूल संविधान में थी या संविधान को में बाद में प्रस्तावना को जोड़ा गया है, या फिर किस देश से संविधान को लिया गया है, किस और देश में संविधान में प्रस्तावना है। ठीक है, तो आज हम इस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, जो सबसे पहले जो प्रस्तावना सम्मिलित की गई थी वो अमेरिका के संविधान में की गई थी, और बहुत उसके बाद कई और देशों ने भी प्रस्तावना को अपनाया था, जिसमें हमारा एक भारत भी शामिल है। ठीक है, प्रस्तावना क्या होता है, संविधान का परिचय देती है। यानी कि जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं, बुक में सबसे पहले उसको कंटेंट लिखा होता है। कंटेंट में हमें ये पता चल जाता है कि इस बुक में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है। हम प्रस्तावना को एक तरीके से कंटेंट समझ सकते हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या जोड़ा गया है, क्या क्या है, और हमारा संविधान किस किस के चीज़ के बारे में बात करता है। वो उन सब चीज़ों की एक छोटी सी झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संविधान प्रस्तावना संविधान के परिचय या भूमिका को कहते हैं। यानी जो संविधान की भूमिका है या संविधान का परिचय हमें कहाँ से मिलता है, प्रस्तावना से। जैसे हमें पूरी बुक का परिचय कहाँ से मिल जाता है, बुक के कंटेंट से। उसमें हमें पता रहता है कि चैप्टर 1 क्या है, चैप्टर 2 क्या है, चैप्टर 3 क्या है। ठीक है, उसी तरीके से संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान के सभी उद्देश्यों को बता देती है कि हमारे संविधान में क्या क्या सम्मिलित है और हमारे संविधान में किस किस चीज़ का प्रावधान है। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको अपनी अपनी परिभाषा में परिभाषित किया है। जैसे संवैधानिक विशेषज्ञ हैं एक N.A. पालकीवाला, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। हमसे क्या पूछा जाता है, हमें एक स्टेटमेंट दे देते हैं किसी भी क्वेश्चन में, स्पेशली ये जो आयोग वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा N.A. पालकीवाला। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। हमने पीछे जब पढ़ा था, उद्देश्य प्रस्ताव कब पढ़ा था, 13 दिसंबर 1946 को। किसने पारित किया था, किसने प्रस्ताव रखा था उद्देश्य प्रस्ताव का, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, और उसको सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव में हमारी मांग थी कि हमको स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा चाहिए, हमको उस संविधान में क्या क्या चाहिए। जैसे हमें मौलिक अधिकार चाहिए, आर्थिक न्याय चाहिए, राजनीतिक न्याय चाहिए, या फिर और अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में उद्देश्य प्रस्ताव में बोला गया था। ठीक है, तो जो हमारी प्रस्तावना है उसको हम आगे पढ़ेंगे कंप्लीट की प्रस्तावना है क्या। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, क्या है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए। तो जो हमारी प्रस्तावना है उसमें कुछ संशोधन किए थे। पहले एक प्रस्तावना बनाई गई, उसमें हमें लगा कि हमें इसमें, बाद में हमें महसूस हुआ कि इसमें हमको ये शब्द भी जोड़ने हैं। तो मेनली 3 शब्द आते हैं जो हमसे सीक्वेंस में भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन सा शब्द किस क्रम में है प्रस्तावना में, या फिर हमसे ये पूछ लेते हैं कि समाजवादी शब्द को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था, या धर्मनिरपेक्ष को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और एक अखंडता। तो हम इन 3 शब्दों को हमेशा याद रखेंगे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, समाजवादी। ठीक है, समाजवादी का मतलब क्या है, सबके लिए,
धर्मनिरपेक्ष, जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। अखंडता, इंटीग्रिटी यानी अखंड भारत। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये लाइन हमको हमेशा याद रहनी चाहिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमने समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में सम्मिलित किया है। अब प्रस्तावना के तत्व क्या हैं? ठीक है, प्रस्तावना कहाँ से ली गई, इसका स्रोत क्या है, क्या कहती है, इसकी नेचर कैसी है। ठीक है, प्रस्तावना के मूल 4 तत्व हैं। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। नंबर 1, संविधान के अधिकार का स्रोत। संविधान के अधिकार का स्रोत यानी प्रस्तावना ये कहती है कि जो संविधान है वो भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, यानी संविधान की शक्ति भारत की जनता में निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रकृति कैसी है। संविधान की प्रस्तावना ये घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु यानी अब स्वतंत्र है, वो किसी डोमिनियन क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, उस पर अपना शासन होगा। संप्रभु यानी स्वतंत्र है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। हमारे भारत के संविधान की या हमारे भारत की नेचर कैसी है, इस बारे में हमारी संविधान की प्रस्तावना से हमको पता चल जाता है। ये पॉइंट्स बेसिकली कहीं पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर हम कहीं कुछ प्रस्तावना के बारे में कोई क्वेश्चन लिखना हो हमको, या कोई क्वेश्चन राइटिंग में हमको, आंसर राइटिंग में हमको ये यूज़ करना हो, ठीक है, उसके लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। संविधान का उद्देश्य, हमें संविधान, मैंने बताया था कि हमारे संविधान का उद्देश्य जो संविधान की प्रस्तावना से पता चलता है, तो हमारा उद्देश्य क्या था, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। और इसमें हमारे संविधान लागू होने की तिथि को भी मेंशन किया गया है, 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, यानी कि हमने पढ़ा, आगे हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसमें पता चलेगा। जैसे ये है हमारे भारत का संविधान, उसकी उद्देशिका। ठीक है, उद्देशिका यानी प्रस्तावना। हम भारत के लोग, हमने जो इसका पहला मूल तत्व पढ़ा था कि इसको शक्ति कहाँ से अधिग्रहित है, भारत के लोगों से। ठीक है, तो ये शुरू ही इस चीज़ से होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को। फिर अगला पॉइंट हमने क्या किया, हमारा उद्देश्य क्या था, वो हमारे इसमें है, मूल तत्व में पढ़ा था कि उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक, उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हर किसी व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, वो किसी धर्म को मानने की उसकी अपनी स्वतंत्रता है, वो किसी भी स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म की, किसी भी भगवान की उपासना कर सकता है। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य था। ये जो प्रस्तावना के हमने मूल 4 तत्व पढ़े हैं, उनको हम इसमें आराम से देख सकते हैं। पहला क्या था कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, भारत के लोगों से शक्ति मिलती है संविधान को, वही हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि हम भारत के लोग। ठीक है, यानी कि हमारी प्रस्तावना की शुरुआत ही इस शब्द से होती है, हम भारत के लोग। दूसरा क्या था कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य, और दूसरा संविधान का जो प्रकृति है वो कैसी है, वो सामाजिक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ठीक है, ये हमारी क्या है, इसकी प्रकृति है ऐसी संविधान की। फिर है हमारा, यहाँ थे हम, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये उद्देश्य था। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, जो हमारी प्रस्तावना में तारीख मेंशन करी गई है वो 26 नवंबर 1949 की गई है। ठीक है,
मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमारा सवाल सीधे सीधे बनता है कि संविधान सभा ने संविधान को किस तारीख को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था? तो सीधा सीधा हमारा आंसर आता है 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर पूछे कि संविधान लागू कब हुआ था, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा है वो सब हमने रिलेट करके पढ़ा कि हमारी जो प्रस्तावना में दिया हुआ है उसी से हमारे आगे के सारे पॉइंट्स क्लियर थे। अब इसमें जो वर्ड यूज़ करे गए हैं हम उनको देखेंगे एक बार कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है। ठीक है, प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है, जैसे संप्रभुता। संप्रभुता का मीनिंग क्या है? भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। हम ना तो किसी पे डिपेंड हैं, ठीक है, और ना ही किसी के अंदर हैं, यानी ना ही हम पे कोई और किसी का राज है। तो ये संप्रभुता है, यानी एक तरीके से स्वतंत्रता है ये। नेक्स्ट है समाजवादी शब्द का मीनिंग क्या है? समाजवादी शब्द का मीनिंग क्या होता है? इस शब्द को जनरली हमने पढ़ा था पीछे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द पढ़े थे। ये मूल प्रस्तावना में नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमने प्रस्तावना में जोड़े हैं। तो समाजवादी क्या होता है कि जैसे भारत के संविधान में जो डीपीएसपी है ना, वो समाजवादी लक्षण के रूप में ही काम करते हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उनमें समाज के कल्याण के लिए सारी जितने भी आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 40 पंचायत का गठन है, या फिर और डीपीएसपी जो स्टार्टिंग से E31 से पर्यावरण के लिए या अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हर तरीके से जो भी उसमें आर्टिकल दिए गए हैं वो सारे हमारे समाजवाद से लक्षण को शो करते हैं। तो भारतीय समाजवाद क्या है? ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। 2 तरह का समाजवाद होता है, एक लोकतांत्रिक और एक साम्यवादी समाजवाद। तो लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद को हम राज्याश्रित समाजवाद भी कहते हैं। राज्याश्रित में क्या होता है? जो उत्पादन और वितरण के सभी साधन का नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन संपत्ति का उन्मूलन शामिल होता है, यानी जो राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति है उसका उन्मूलन शामिल है साम्यवादी समाजवाद में। जबकि जो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो जो हमारा समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ना तो यहाँ तो गवर्नमेंट सेक्टर का ना ही प्राइवेट सेक्टर का, वहाँ पे दोनों चीज़ें मौजूद होती, दोनों चीज़ें समान होती हैं। यहाँ पे ना तो ऐसा है कि प्राइवेट सेक्टर का ही आधिपत्य है सम्मिश्रित में, और ना ही ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर का ही आधिपत्य है। यहाँ पर दोनों क्षेत्र मौजूद हैं साथ साथ। ठीक है, तो जो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है उसका उद्देश्य मेनली क्या? गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करना होता है। हर व्यक्ति के लिए समानता लानी होती है, समान न्याय। उसका उद्देश्य ये है कि भारत की गरीबी, बीमारी या अवसरों की जो असमानता है उसको समाप्त करना। जो भारतीय समाजवाद है, भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाज की ओर ज़्यादा झुकाव है। ठीक है, जैसे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की नीति थी जो 1991 में आई थी, LPG, वो भारत के समाजवादी प्रतिरूप को ही थोड़ा लचीला बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है हमारा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है एक ऐसा राज्य धर्म के मामले में तटस्थ रहता है और इस तरह उसका अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता, जैसे अमेरिका और भारत। और इसको कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। हमारे जो संविधान है आर्टिकल 25 से 28 वो हमें धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं। तो वहीं से धर्मनिरपेक्षता की जो भावना है वो हमको पता चलती है कि धर्मनिरपेक्षता है क्या। हम इसे आगे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें हम इसको पढ़ेंगे, अलग अलग से डीपीएसपी अलग पढ़ेंगे। बस हमें धर्मनिरपेक्ष का मीनिंग पता होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का मीनिंग यहाँ यही है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता। लोकतंत्र 2 तरह का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड।
स्विट्जरलैंड में क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनमत संग्रह के आधार पर अगर वहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए वोटिंग करानी होती है तो वो ऑनलाइन रेफरेंडम करा लेते हैं कि इस बारे में जनता की राय क्या है, तो वो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है। जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी कि हम जो अपने यहाँ से एमएलए एमपी चुनते हैं उनकी सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाने के लिए कानून का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। यानी कि जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है हम उसको प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कह सकते हैं। ये दो तरह का होता है, एक तो संसदीय होता है और एक होता है राष्ट्रपति के अधीन। तो हमारे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मीनिंग आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट है गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र का मीनिंग क्या है। गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का प्रमुख यानी राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्षों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्रपति है तो उसका बेटा आगे राष्ट्रपति बनेगा या फिर वो वंशानुगत रूप से चलेगा। गणतंत्र का बेसिक मीनिंग होता है कि हर 5 वर्ष बाद हम अपने राज्य के मुखिया को चुनेंगे, यानी कि वो भी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति के लिए हम डायरेक्ट वोट नहीं डालते, जो हमारे प्रतिनिधि हैं राज्यसभा लोकसभा में उनके द्वारा हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है। नेक्स्ट है न्याय। हमने उसमें पढ़ा था कि न्याय कितने तरीके का, 3 तरह का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और तीनों शब्द जो हैं ये 1917 की रूस की क्रांति से लिए गए हैं। हमसे कोई पूछे कि हमारे यहाँ सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय किस क्रांति से लिए गए हैं, तो रूस की क्रांति से लिए गए हैं। स्वतंत्रता का मीनिंग हमको पता ही है, लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी, साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करेंगे। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 से लिया गया है। हमें क्या पढ़ना है, मेन चीज 2 चीज़ तो यहाँ थी कि जो रूस की क्रांति से लिए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और नेक्स्ट है हमारा जो हमारी स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श हैं, ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समता। समता का मतलब वही है समाज के किसी भी वर्ग को के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। यानी कि किसी ऐसा नहीं है कि कोई विशेष जनरल है तो उसके लिए कोई स्पेशल प्रावधान होगा, या कोई एससी कैटेगरी है तो उसके लिए बेचारे के लिए कोई और प्रावधान होगा। यहाँ पर सभी के लिए एक समान प्रावधान है, कोई विशेषाधिकार नहीं है। यानी कि किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बंधुत्व। बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना। बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना, पहला व्यक्ति का सम्मान, दूसरा देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देखिएगा, जिससे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और जब भी आप पढ़ें अपनी बुक को साथ लेकर पढ़ें, ठीक है। उससे जो होता है कि जब हम अपनी बुक को साथ लेकर बैठते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें वहीं से क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि नोट्स में जनरली मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ अपने, तो मुझे तो समझ में आती है कि मैंने क्या लिख दिया, लेकिन जब मैं उसको बोलती हूँ तब आपको क्लियर समझ में आता है। तो अपनी बुक को अपने साथ लेके बैठा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।